वो जैसे मैंने कहा कि जी अफ़गान जहाद के वाले से मुख्तलिफ आरा जो हैं वो सामने आती रहेंगी, और हमने देखा कि हमेशा माजी में भी जो बायां बाजू था और लिबरल थे वो हमेशा इस जिहाद की जो है मजम्मत किया करते थे, और जो हमारा सेंट्रिस्ट पाकिस्तान था और जो दाएं बाजू के अफराद थे वो इसकी हिमायत किया करते थे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एकदम मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में यानी ख्वाजा आसिफ जैसे जो सीनियर सियासतदान हैं और जो है वज़ीर दिफा हैं, उनकी तरफ से जो तनकीद है इस पर क्या कहेंगे आप? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो ये है कि जो ये बात कर रहे हैं, इस किस्म की बात कर रहे हैं, उनको तारीख़ का इल्म ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात उनकी इमेच्योरिटी है। तीसरी बात उनको ये मालूम नहीं है कि उस जहाद के अंदर पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, और आज अगर हम खड़े हो सकते हैं हिंदुस्तान के सामने या अपने दुश्मनों के सामने तो वो उसी जहाद की बरकत की वजह से। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आपको। ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत जो है ये हाइब्रिड हुकूमत है, तो अगर ये हाइब्रिड हुकूमत है तो फिर इसकी किसी बात पर तो यकीन करना ही मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी होगा। देखिए, ये जब जहाद शुरू हुआ था अफ़गानिस्तान का, उस वक्त कोई अमेरिका या कोई मगरबी ममालिक जो थे वो साथ खड़े नहीं हुए थे, बल्कि मैं उसका आइनी शाहिद हूँ कि ब्रज़िंस्की से लेकर जो उनके बड़े बड़े लोग यहाँ आते थे वो यही कहते थे कि आप पाकिस्तान को मजबूत करें और अफ़गानिस्तान को भूल जाएं, क्योंकि रूस जहाँ भी गया है वो कभी बाहर नहीं निकला वहाँ से, और पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ये सारे वो ये चीज़ें सामने रखा करते थे जनाब। लेकिन ये पाकिस्तान का फ़ैसला था। इस पूरे जहाद के दौरान पहले तो 2 साल 1979 दिसंबर से लेकर 1981 तक पाकिस्तान अलोन और OIC के कुछ चंद एक ममालिक थे, 2 के अलावा, जिन्होंने फरवरी 1980 में यहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में हुई थी उसमें पूरा पाकिस्तान की सपोर्ट की, और उसके बाद 124 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के थे, उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सपोर्ट की कि एक नॉन अलाइंड मुल्क जो है उसकी अगर सब्जुगेशन होगी तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। जब और दूसरी बात जो है कि अमेरिका तो आया 1981 के एंड में, जब उसने देख लिया कि अब जो है ये अफ़गान मुजाहिदीन जो है तकड़े हो गए और रूस को शिकस्त की तरफ धकेल रहे हैं जनाब, और रूस जो है वो डिप्लीट कर रहा है इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी। वहाँ पे अच्छा, ये तो दूसरी बात ये है कि ये जो कहते हैं हम जी मैं ये अर्ज़ करते जायज़ सवाल, मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। जी फरमाइए। मैं सिर्फ 2 बातें छोटी छोटी करूँगा। एक तो ये कि इस पूरे जहाद के दौरान एक भी अमेरिकन सोल्जर का फुट डिड स्टेप ऑन द सॉइल ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये सारा इंडिजिनस मामला था जो हो रहा था। ठीक है, उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया होगा, स्टिंगर मिसाइल दिए होंगे, लेकिन ये जहाद ऐसा जहाद था जहाँ अमेरिका का ना तो कोई ताल्लुक था, ना अमेरिका की कोई मुदाखलत थी, ना अमेरिका से कोई रब्ता करने दिया मुजाहिदीन का। यहाँ तक कि अमेरिकन एम्बेसडर को जब वो मिलने के लिए जा रहे थे मुजाहिदीन को, उन्हें अटक के पुल से वापस भेज दिया। ये चीज़ है। आखिरी बात मैं ये बताऊँगा जो ख्वाजा साहब की और दीगर लोगों की समझ में नहीं आती, कि अगर ये अफ़गान जहाद ना होता, ये अफ़गानियों की कुर्बानी ना होती, तो पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर स्टेट नहीं बन सकता था। अच्छा, यहाँ पे ये सिर्फ जी अगर आप इजाज़त दें, मैं कहूँगा यहाँ पे बिल्कुल ये एक बड़ा आपका जो आपने इस वक्त अपना एक मौक़िफ़ रखा है, ये हम अरसे से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जो दूसरा मौक़िफ़ है जिसकी तर्जुमानी आज ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, उनके बकौल के जी इस लड़ाई की वजह से, इस जंग की वजह से जो है पाकिस्तान में क्लैशनकोफ का कल्चर आया, यहाँ पे मंशियात आई, यहाँ पे फ़िरका वारियत का एक कहते हैं ना एक अफरीद खड़ा हो गया, यहाँ पे तशद्दुद की सियासत आई, और यहाँ पे जो एक बकौल उनके जिसको जिहादी कल्चर, मेरे ख्याल में जिहाद तो एक मुक़द्दस लफ्ज़ है, लेकिन जिसको वो एक मनफी अंदाज में इस्तेमाल करते हैं कि वो जिहादी कल्चर ने फ़रोग़ पाया। तो ये इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, इस लड़ाई में वज़न है नहीं है, और क्या वजह थी कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए उस ज़माने की हुकूमत ने, और बात भी लोगों ने समझा कि नहीं जनाब यहाँ पे जो है इनकी मदद करना ज़रूरी है। देखिए, मैं सिंपल इसका जवाब दूंगा कि 11 साल जो जनरल शहीद की हुकूमत थी और 11 साल जब ये जहाद चल रहा था, ना हिंदुस्तान की ज़रूरत हुई कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख करके देख ले, ना पाकिस्तान के अंदर कोई क्लशनकोफ कल्चर नज़र आया, ना पाकिस्तान के अंदर कोई धमाके नज़र आए, ना पाकिस्तान के अंदर कोई मसले पैदा हुए, बल्कि बलूचिस्तान और KPK सबसे पुरअमन, यानी मैं ख़ुद जाकर लंडी कोतल पे
हम जाकर कड़ाई गोश्त खाकर आया करते थे उन दिनों में। नहीं मुझे खता कलामी करने दे, पुरअमन था। इजाज़त भाई मुझे खता कलामी करने दे। अगली बात भी मेरी सुन। नहीं कोई दहशतगर्दी तो हुई थी, शुरू हो गई थी उसी दौर में। कराची में फसादात हो रहे थे, बड़ा बड़ा मतलब है धमाका हुआ था, एक बहुत बड़ा सदर में धमाका हुआ था, वो वही दौर था। और उसके बाद भी हमने देखा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मतलब है कई इस तरह के वाक़यात हुए। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा था। सेक्टेरियन वायलेंस शुरू हुआ, एथनिक वायलेंस उस दौर में शुरू हुआ था ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में। जनाब देखिए, जो सेक्टेरियन वायलेंस था वो ईरानी इनकलाब का फॉलोवर था और उनकी प्रॉक्सीज यहाँ पे कर रही थी। ठीक है, उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा वक्त लगा होगा, लेकिन देखिए क्लेशनकोव कल्चर, दहशत गर्दी तो पाकिस्तान में उस वक्त आई जब बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हो रही थी। और उस इंसर्जेंसी के दौरान 1970s के अर्ली 1970s की बात कर रहा हूँ, और वहाँ हमारी प्रो रेटा इतनी फ़ौज बलूचिस्तान में लगी हुई थी जब बलोची लीडर जो है अफगानिस्तान में पहुँचे हुए थे। और फिर अल जुल्फ़िकार का उस दौर के अंदर जो किरदार रहा है, जिसमें पाकिस्तान के जहाज़ों को अगवा किया गया, जिसमें दहशत गर्दी की गई, जिस पे जनरल ज़िया-उल हक शहीद के जहाज़ पर मिसाइल मारा गया, वो था। और जो ट्रेनिंग हो रही थी सीरिया के अंदर और लिबिया के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर, और रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करती, वहाँ से दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर आई थी। उस वक्त और कोई दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही थी। बताइए पॉइंट नोटेड। हाँ, एक और बात मैं आपको एक और बात ऐड कर दूं। जी। एक और बात ये ऐड कर दूं कि उस जहाद को आप उससे ना कंपेयर करें कि जो 9/11 के बाद फैसला किया गया। अच्छा, वो हमारी बात का मौजूद नहीं है के अंदर, वरना एक ही कड़ी है, एक ही लड़ी में परोए हुए हैं वो सारी चीजें। लेकिन मुझे एक और सवाल करने थे, एकदम नून लीग की सफ़ों में ये रीथिंकिंग कैसे पैदा हुई? ज़ाहिर है कि वज़ीर दिफा जो है बड़े एक सीनियर तरीन ओहदा है और वो बहुत करीब भी हैं, शरीफ बरदरान के बहुत करीब हैं, और ज़ाहिर कहीं ना कहीं उनकी सोच की भी कासी करते होंगे। तो ये एकदम मुस्लिम लीग, आप तो आपकी जमात है, आप हुआ करते थे उस जमात में, इनके बहुत करीब रहे, तो ये रीथिंकिंग कैसे हो गई नून लीग में इस बात की? और अभी नून लीग में कोई ऐसी रीथिंकिंग नहीं है, ये सिर्फ एक आधे शख्स की ज़हनी इख्तरा है कि वो प्रोमिनेंट होने के लिए, अपने कोई नया शोशा छोड़ने के लिए वो इस किस्म की बातें करते हैं। जैसे कि अब उन्होंने कह दिया कि मौजूदा हुकूमत जो ये हाइब्रिड हुकूमत है। हाँ। तो अगर ये हाइब्रिड हुकूमत है तो फिर इस हुकूमत के बारे में हम क्या कह सकते हैं, या उन शख्सियात के बारे में क्या कह सकते हैं जो ये इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? तो आप इत्तेहादी इस हुकूमत के किसी लेवल पर उठा रहे हैं इस मामले को? ज़रूरत ही नहीं है, देखे ना। हाँ। ये उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मतलब उन लोगों के साथ उठाने की जिनकी समझ में बात आनी नहीं है। ये तो उनको समझाने की अगर ज़रूरत है तो वो समझाएं जिसके वो वज़ीर बने हुए हैं, वो वज़ीर दफ़ा हैं। तो अगर उनको समझाना होगा तो फ़ौज को समझाना होगा, जो कि अच्छी तरह समझती है कि जहाद अफ़गानिस्तान जो था वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन था, और इसलिए बेहतरीन था कि पाकिस्तान उस वक्त न्यूक्लियर बना, क्योंकि अमेरिका की ज़रूरत थी। और अमेरिकन कांग्रेस सेनेट सब शोर करते थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था वो वेवर देता था हर साल कि पाकिस्तान न्यूक्लियर नहीं बन रहा। वही दौरान था 1979 to 1983 जब चागी के टनल बने थे, और वही 1984 था जबकि उसने अपना डॉक्टर कदीर खान ने कहा कि हमने कोल्ड टेस्ट कर लिया था। मुझे बताइए आखिरी सवाल मेरा कि पाकिस्तान को, उस ज़माने के पाकिस्तान को क्या खदशाते हैं कि अगर फ़र्ज़ करे कि वहाँ पे बाएं बाजू की हुकूमत आकर बैठ जाती, मुस्तहकम हो जाती, और वहाँ पे मतलब है कि रूस जो है मतलब जिसने मशरक़ी यूरोप में बैठा हुआ था बैठ जाते, तो क्या पाकिस्तान का क्या नुकसान था? हम अपने सरहदों में महफूज थे कि नहीं? देखें, आप अपने ऐसे दुश्मन के जिसने पाकिस्तान को तोड़ा था, बल्कि उनको मारकर तो 1971 का बदला लिया हमने, जो रूस ने हिंदुस्तान की सपोर्ट की थी उस जब पाकिस्तान को 2 लाख किया गया था। और वो अगर हमारे बॉर्डर पे आके बैठ जाते और एक दफ़ा एक तरफ हिंदुस्तान होता और वो जो उनकी ख्वाहिश थी गर्म पानियों तक पहुंचने की वो पूरी हो जाती, तो पाकिस्तान तो उस वक्त बिल्कुल कमज़ोर था, ना न्यूक्लियर था, ना हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास कन्वेंशनल वॉर के लिए भी हम इतने बड़े दुश्मन के साथ नहीं लड़ सकते थे।